तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जिसे हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं, उसको एक प्रेरक के सिरों पर लगा दिया जाए तो ये जो प्रेरक है वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और ये जो हमारा टॉपिक है इसको हमने नाम दिया है प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो कुंडली है इसका जो स्वप्रेरकत्व है वो है L। अब इस एसी वोल्टेज को लगाते ही इस प्रेरक के अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये जो विद्युत धारा है वो इस वोल्टेज के बदलने पर बदलेगी भी, लेकिन जैसे ही प्रेरक के अंदर विद्युत धारा बदलती है तो प्रेरक इसका विरोध करता है, विपरीत दिशा में एक विद्युत धारा प्रवाहित करा करके या कहीं विपरीत दिशा में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करके। और उस विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसका सूत्र होता है LdI/dt। मान लो ये जो हमारी विद्युत धारा है वो दाईं ओर जा रही है और दाईं ओर जाने वाली इस विद्युत धारा को अगर आपने प्रेरक में बढ़ाया तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो विपरीत दिशा में विद्युत धारा को भेजेगा। मैं मान लेता हूं ये एक ऐसी बैटरी की तरह व्यवहार करेगा जो विपरीत दिशा में विद्युत धारा को भेज रहा है, मतलब प्रेरित विद्युत धारा किस तरफ जाएगी, बाईं तरफ। अब इस बंद परिपथ के अंदर हम किरचॉफ का परिपथीय नियम लगा देते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जाते हुए कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो यहां से यहां तक जाते हुए विभवांतर में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और फिर जब मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक जाऊंगा तो जो विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच में है वो है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। और आप देख सकते हो कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से है कि विद्युत धारा किस तरफ जा रही है, बाईं तरफ। और जब भी हम धारा के विपरीत जाते हैं या बैटरी के धनात्मक सिरे को क्रॉस करके ऋणात्मक सिरे की तरफ जाते हैं तो हमारा ये विद्युत वाहक बल घट जाता है। तो इस सिरे से इस सिरे तक जाने पर विभवांतर में जो परिवर्तन आएगा वो होगा माइनस का LdI/dt। माइनस साइन ये बता रहा है कि यहां आने पर जो विभव का मान है वो इस वाले बिंदु की तुलना में LdI/dt कम हो जाएगा। फिर यहां से अगर हम यहां पर आए, रास्ते में कुछ नहीं पड़ा, फिर से विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बात करें अगर इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की तो अभी इसका ये वाला सिरा धनात्मक है, ये वाला सिरा ऋणात्मक है, क्योंकि तभी तो विद्युत धारा धनात्मक सिरे से होती हुई ऋणात्मक सिरे में जाएगी। तो इस बिंदु से अगर मैं इस बिंदु पर पहुंचूं तो मुझे ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ जाना है, तो विभवांतर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा कितना, Vm sin ωt। और बंद लूप के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है या वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा आता है 0। यही तो है किरचॉफ का परिपथीय नियम। और यहां से आप देख सकते हो कि Vm sin ωt जो है, मतलब बाहर से लगाया गया जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो किसके बराबर आ रहा है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर LdI/dt। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे तो हम ये एसी वोल्टेज एक प्रतिरोध से लगाएं, चाहे एक प्रेरक से लगाएं, चाहे एक संधारित्र से लगाएं, वोल्टेज लगाने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, कुछ इस तरह से विद्युत धारा का एक समीकरण तैयार करना या कहीं विद्युत धारा का एक व्यंजक तैयार करना। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसके सिरों पर ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जा रहा है वो किस नियम का पालन करता है। जैसे बात करें इस प्रेरक की तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हमने एक परिवर्ती वोल्टेज लगाया तो वोल्टेज के बदलने की वजह से इस प्रेरक में विद्युत धारा बदलेगी, और जैसे ही विद्युत धारा बदलती है किसी भी प्रेरक के अंदर तो उसके अंदर एक स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि इस बदलाव का या इस परिवर्तन का विरोध करेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है इस तात्कालिक विद्युत धारा का समीकरण तैयार करने में। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि DI किसके बराबर आ जाएगा, Vm/L इंटू में क्या, साइन ωt। मैं L को जो कि यहाँ गुणनफल था विभाजन में ले गया और इंटू में dt, जो dt विभाजन में था उसे इधर ले जाकर के गुणनफल में ले गया। और ये d वाले जो हमारे सिंबल हैं इन्हें हटाने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों तरफ का कर दें समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन के बाद क्या बनेगा, DI का समाकलन हो जाएगा I। यहाँ पर समाकलन में जो जो नियतांक हैं वो सब बाहर। तो Vm क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान, नियत वैल्यू है बाहर। L क्या है, स्वप्रेरकत्व कुंडली का, वो भी नियत रहता है, वो भी बाहर। और साइन ωt का जो समाकलन है वो होता है माइनस का cos ωt और बटे में कितना, ओमेगा। तो विद्युत धारा किसके बराबर आ गई, I बराबर है Vm बटे में कितना, ωL, और इनटू में है माइनस का cos ωt। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम विद्युत धारा का समीकरण तैयार कर रहे होंगे तो ये जो समीकरण है वो हमें इसके जैसा बनाना है कि जहाँ पर V है वहाँ पर तो I आ जाए। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज का अधिकतम मान,
और इसकी जगह आना चाहिए धारा का अधिकतम मान, कुछ इस तरह से कि ऊपर तो वोल्टेज का अधिकतम मान और नीचे जो भी कुछ होगा उसे हम इस प्रेरक का या इस युक्ति का क्या मान लेते हैं, प्रतिरोध। यहां पर हमें साइन ही चाहिए और साथ में प्लस का ओमेगा टी ही चाहिए, उसमें या तो कुछ एंगल जुड़ जाए या घट जाए वो भी चलेगा। तो अब हमें जबरदस्ती यहां पर ये काम करना है। तो ये जो हमारा ओमेगा एल है इसे हम क्या कहते हैं, प्रेरक का प्रतिरोध, और वैसे इसका नाम है प्रेरक प्रतिघात, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आप इसका नाम ध्यान रखें, प्रेरक प्रतिघात, और इसको निरूपित करते हैं किससे, एक्सएल से। इसका काम वही है जो प्रतिरोधक के लिए प्रतिरोध काम करता है ना, विद्युत धारा के प्रवाह का वो क्या करता है, विरोध। उसी तरह से एक हमारा जो प्रेरक होता है जिसका स्वप्रेरकत्व है एल, तो उस प्रेरक के अंदर जो भौतिक राशि उस विद्युत धारा का विरोध कर रही होगी वो है प्रेरक प्रतिघात, जिसे हम एक्सएल से निरूपित करेंगे और जो किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के। तो जैसे ही मैं अधिकतम विभव को प्रेरक प्रतिघात से विभाजित करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, अधिकतम धारा। तो आई एम जैसा तो कुछ आ गया। अब यहां पर मुझे साइन लाना है, तो देखो ये जो हमारा कॉस थीटा होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में ओमेगा टी लिख सकता हूं। उससे होगा क्या कि आगे जो ये माइनस है जब मैं से अंदर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि साइन में जो माइनस थीटा होता है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, साइन माइनस थीटा, तो उसको मैं माइनस का साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो अगर मुझे बाईं साइड से दाईं तरफ जाना है तब भी ये काम करता है, और दाईं साइड से बाईं तरफ आना है तब भी ये काम करेगा। तो यहां पर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू अब आ चुकी है। देखो मैंने कॉस ओमेगा टी को लिख लिया है साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ये जो माइनस है उसे मैं जब अंदर लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा, आई एम साइन, और अंदर जैसे ही ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करूंगा तो ओमेगा टी जो ऋणात्मक था वो तो धनात्मक हो जाएगा, और 90 अंश जो धनात्मक था वो हो जाएगा ऋणात्मक। ये मुझे मिल जाएगा विद्युत धारा का व्यंजक। अब आप अगर ध्यान से इस विद्युत धारा के व्यंजक को देखो तो ये बिल्कुल वोल्टेज के व्यंजक से मिल रहा है। ये यहाँ पर आई क्या है, तात्कालिक विद्युत धारा, यहाँ पर वी क्या है, तात्कालिक वोल्टेज, यहाँ पर आई एम क्या है, धारा का अधिकतम मान, यहाँ पर वी एम है वोल्टेज का अधिकतम मान। जबरदस्ती मैंने यहाँ पर साइन बना लिया है, देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, वहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ भी ओमेगा टी पॉजिटिव है। क्योंकि जब वोल्टेज और धारा के व्यंजक एक जैसे बन जाएंगे तभी हम उनके कोण, जिसे हम कला भी कहते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर क्या है। लेकिन कलांतर पता करने के लिए वोल्टेज और धारा दोनों एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में होने चाहिए। जैसे वहां पर साइन है तो यहाँ भी साइन होना ही चाहिए। ओमेगा टी दोनों में ही धनात्मक है। अब तुलना करके देखो आप कि वहां पर एंगल है ओमेगा टी, यहां पर है ओमेगा टी माइनस 90, जो बता रहा है कि विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज की कला से, जो कि ओमेगा टी है, उससे 90 अंश के कोण पर पीछे चल रहा है। तो फाइनली यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक प्रेरक के स्रोत पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन दोनों के बीच में जो कलांतर है वो 90 अंश का होता है। मतलब विद्युत धारा हमेशा वोल्टेज से 90 अंश के कोण से पीछे होती है। अब जैसे ही हमें वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर पता लग जाता है तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, वोल्टेज और धारा का एक साथ बनाते हैं फेजर आरेख, और फेजर आरेख बनाते हुए वोल्टेज हो या धारा हो दोनों को हम एक सदिश के द्वारा दिखाते हैं। तो वोल्टेज को जब हम सदिश के द्वारा दर्शाएंगे तो सदिश का जो परिमाण है वो होगा वोल्टेज के अधिकतम मान के बराबर, परंतु वो जो सदिश है वो रखा कैसे जाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष से इतने कोण पर रखा जाएगा कि एक्स अक्ष से आपको जाना किस तरफ है, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। आप ओमेगा टी कोण से कहाँ चले गए, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत में मानकर चल रहा हूं कि ये जो कोण है वो 90 अंश से छोटा है। वहां जाने के बाद आप एक सदिश बनाएं जिस सदिश का परिमाण जो होगा वो होगा वोल्टेज के अधिकतम मान के बराबर। और जैसे ही आप इस वोल्टेज सदिश का एक घटक काटोगे वाई दिशा में, और काटोगे कैसे कि सदिश के सर से या हेड से आप क्या करोगे, एक लंब डाल दोगे वाई दिशा पर, जहां वो कट करेगा उस बिंदु को आप कहां से मिलाओगे, इस सदिश के टेल या कहें पूंछ से आपको मिल जाएगा वाई दिशा वाला घटक, जो कितना होगा, सदिश का परिमाण इंटू में साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस दिशा से ये हमारा सदिश थीटा कोण बनाता है उस दिशा में इसका जो घटक आता है वो होता है वोल्टेज या सदिश का परिमाण इंटू में कॉस थीटा। और ये जो हमारा वाई दिशा वाला घटक है वो हमें क्या देता है, वोल्टेज का या कहें धारा का तात्कालिक मान।
तो ये क्या है, वोल्टेज का तात्कालिक मान आप यहाँ से देख सकते हो। अब विद्युत धारा के बारे में क्या देखा है हमने कि वो वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर पीछे चल रही है। और पीछे का मतलब आपको घड़ी के घूमने की दिशा में पीछे जाना है। अगर आपको वोल्टेज से कभी भी आगे जाना हो तो जहां भी वोल्टेज है उससे आपको जाना है घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, उतने कोण तक आगे आपको जाना है जितना कोण विद्युत धारा आगे चल रही है। और अगर विद्युत धारा पीछे है तो आपको जाना है घड़ी के घूमने की दिशा में। तो हमें वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर जाना होगा, किस तरफ, घड़ी के घूमने की दिशा में। तो हमें वहां ले जाकर के रखना है क्या, विद्युत धारा का सदिश। सदिश का परिमाण फिर से हमें क्या देगा, विद्युत धारा का अधिकतम मान। और ये हमारी विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज से कितने अंश के कोण पर पीछे है, 90 अंश के कोण पर। और जिस तरह से ये जो हमारा वोल्टेज वाला फेजर था उसका वाई दिशा में जो घटक था वो हमें क्या दे रहा था, वोल्टेज का तात्कालिक मान। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा धारा वाला फेजर है इसका जो वाई दिशा में घटक है वो हमें क्या देगा, धारा फेजर का तात्कालिक मान, या कहीं धारा का तात्कालिक मान। Im धारा का अधिकतम मान इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इस तरह से हमें क्या बनाना होता है, वोल्टेज और धारा का एक साथ फेजर डायग्राम या कहीं फेजर आरेख। स्टूडेंट्स, वोल्टेज और धारा का एक साथ फेजर आरेख बना लेने के बाद अगला काम हमें क्या करना है कि वोल्टेज और धारा का एक साथ ग्राफ बनाना है समय के साथ। तो वोल्टेज का जो ग्राफ है वो तो वही होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का होता है कि जब जब हमारा ये जो समय है वो π/2 ओमेगा के बराबर होगा तो हमारा वोल्टेज कैसा आ जाएगा, अधिकतम प्लस का Vm। और अगले π/2 ओमेगा के बाद वो हो जाएगा 0। लेकिन उसके अंदर जो π/2 ओमेगा था उसके अंदर एक π/ओमेगा जोड़ दूं, आधा आवर्तकाल, तो वोल्टेज हो जाएगा हमारा न्यूनतम माइनस का Vm। तो यहाँ पर ये जो हमारा समय है वो π/2 ओमेगा को 3 से गुणा करने के बाद मिल रहा है। और अगर उसको आप 5 से गुणा कर दोगे π/2 ओमेगा को तो वोल्टेज अधिकतम, फिर 7 से गुणा कर दोगे तो वोल्टेज न्यूनतम। मतलब हर π/ओमेगा के बाद हमारा वोल्टेज अधिकतम और न्यूनतम होता चलेगा। समय 0 था तो वोल्टेज 0, π/ओमेगा के अंतराल के बाद वो फिर से 0, और हर π/ओमेगा के अंतराल के बाद वोल्टेज 0 होता रहेगा। अब बात करें विद्युत धारा की, तो जहां जहां हमारा वोल्टेज 0 है वहां विद्युत धारा अधिकतम आएगी। देखो आप यहां पर अगर समय 0 डाल देते हो तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब आप यहां पर 0 डालोगे तो आप क्या देखोगे, ये कोण तो 0 हो जाएगा लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का 90। और साइन माइनस 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो हमारी विद्युत धारा कैसी आ गई, अधिकतम। तो जिन जिन बिंदुओं पर हमारा वोल्टेज 0 होगा वहां वहां तो धारा होगी अधिकतम, और जहां जहां वोल्टेज अधिकतम है वहां वहां पर विद्युत धारा होगी 0। तो जिस भी समय पर वोल्टेज अधिकतम होगा वहां पर विद्युत धारा 0 होगी, और जहां पर वोल्टेज 0 होगा वहां विद्युत धारा अधिकतम रहेगी। परंतु ये बात ध्यान रहे कि वोल्टेज से हमेशा विद्युत धारा 90 अंश के कोण पर पीछे चल रही होगी। इसी वजह से मैंने नीचे से शुरुआत करा है कि जब हमारा वोल्टेज 0 है तो धारा है तो अधिकतम लेकिन है कैसी, ऋणात्मक। और ये है V का ग्राफ समय के साथ, और ये है धारा का ग्राफ समय के साथ। और इसके बाद में होता है हमारा सेकंड लास्ट स्टेप, जिसमें हमें तात्कालिक शक्ति का व्यंजक बनाना होता है। और तात्कालिक शक्ति पता करने के लिए हमें तात्कालिक विभव और उस समय पर जो धारा है दोनों का गुणा कर देना है। तो विभव क्या होता है किसी भी समय पर, Vm साइन ओमेगा टी, और धारा क्या होती है, Im साइन ओमेगा टी माइनस कितना, 90। आप इसको चाहो तो इसके ओरिजिनल प्रारूप में लिख सकते हो, इस Im वाले पूरे के पूरे व्यंजक को। तो Im को तो ऐसे ही रहने दो, वास्तव में ये माइनस कॉस ओमेगा टी ही तो था जिसको मैंने परिवर्तित करके इस रूप में लिखा था ताकि मैं वोल्टेज और धारा की कला की तुलना कर सकूं, वरना आ तो हमारा यही रहा था। तो Vm और Im को मैं एक साथ लिख करके और 2 से कर देता हूं विभाजित, क्योंकि 2 से विभाजित करूंगा तो यहां पर 2 से गुणा करते ही मेरा एक सूत्र बन जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और आगे ऋणात्मक चिन्ह मैंने एज इट इज लगा लिया। ये जो है ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का Vm Im बटे 2 और इनटू में कितना, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो ये निकल कर आ गया हमारा तात्कालिक शक्ति का व्यंजक जब एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक प्रेरक के सिरों पर लगाया जाए। और तात्कालिक शक्ति पता कर लेने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, वो हमें ये देखना होता है कि एक पूरे चक्कर के अंदर
जब वोल्टेज पूरा एक चक्कर लगा करके आएगा वो समय होता है 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब जिस समय के अंदर कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पूरा एक घूर्णन कंप्लीट कर लेती है, उसमें जो शक्ति निकल कर आती है उसे हम कहते हैं औसत शक्ति। तो हमें ये देखना है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इस प्रेरक से लगाया जाता है तो आवर्त काल के अंदर क्या कोई शक्ति व्यय होती है, और अगर वो होती है तो उसका मान क्या है। तो मैंने ये बताया था कि आपको औसत शक्ति निकालने के लिए जो भी हमारी तात्कालिक शक्ति का व्यंजक है उसको कुछ इस तरह के संकेतों के बीच में डाल देना है कि ये तो हमें बता रखा होता है कि ये वाली वैल्यू उससे तो बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, और जो जो नियतांक है वो सब बाहर। तो Vm Im बटे 2 ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये तो आ जाएगा बाहर। तो हमें औसत मान पता करना है केवल किसका, साइन ओमेगा टी का, क्योंकि इसको छोड़ करके कोई भी चीज़ समय पर निर्भर ही नहीं करती। वोल्टेज का अधिकतम मान अधिकतम है, वो समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। धारा का अधिकतम मान भी समय पर निर्भर नहीं करता, 2 तो नियतांक होता ही है। तो जो चीज़ केवल समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो ये है, इसका हमें मान पता करना है पूरे के पूरे चक्कर के अंदर, मतलब 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में। और ये पता कैसे किया जाता है कि हमें समाकलन करना है साइन 2 ओमेगा टी का समय के साथ। तो मैंने करा क्या है, साइन 2 ओमेगा टी इंटू समय का मान पता कर लिया है 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में, और फिर इसे मुझे उसी समय से विभाजित करना है जिस समय के अंदर ये काम किया गया है, क्योंकि मुझे समय का इन्वॉल्वमेंट खत्म करना है। 2 पाई बाई ओमेगा से कर दूं विभाजित। तो आप इस समाकलन को इन सीमाओं के साथ कर करके देखो, आपका मान क्या आएगा, 0। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप ट्राई करके देख लो, और बायोलॉजी वाले हो तो ये याद कर लो कि साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान आता है पूरे के पूरे एक चक्कर में निकल करके, तो वो क्या आता है, 0। तो औसत शक्ति जो हमारी वे होती है पूरे एक चक्कर में, उसका भी मान निकल कर आता है 0। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी प्रेरक से जिसका स्वप्रेरकत्व है L एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो विद्युत धारा तो उसके अंदर बहती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं कोई गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो विस्थापित होता है, परंतु उस पूरी ही प्रक्रिया में कोई शक्ति व्यय नहीं होती, और शक्ति व्यय नहीं होती तो हमारा बिजली का बिल भी नहीं आएगा क्योंकि ऊष्मा ही उत्पन्न नहीं होती। तो ये जो हमारी विद्युत धारा है जो बिना शक्ति व्यय के बह रही होती है, इसे हम कहते हैं कौन सी धारा, शक्ति रहित धारा। तो यही वो सारे स्टेप्स हैं जो हमें किसी भी घटक के लिए पता करने हैं जब उससे एक एसी वोल्टेज लगाया जाए। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल की सहायता से मैं आपको समझाता हूं कि इस पर बेस्ड किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर बेस्ड जो पहला आंकिक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक है, उसको 220 वोल्ट के एक स्रोत से जोड़ा गया है और स्रोत की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। तो परिपथ में प्रेरक की प्रतिघात और आरएमएस धारा का मान पता करना है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रेरक से अगर हम एक प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा दें तो प्रेरक विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध कर रहा होता है, और जो प्रतिरोध वो दे रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रेरक प्रतिघात। इसे निरूपित किया जाता है XL के द्वारा। ये वास्तव में प्रेरक का प्रतिरोध ही है जो किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल के। यहाँ पर ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति जो 2 गुणा पाए गुणा आवृत्ति जो कि 50 हर्ट्ज है, इन तीनों के गुणनफल से मिल जाता है। और ये जो हमारा प्रेरक है उसका स्वप्रेरकत्व दे रखा है 25 मिली हेनरी, और अगर हम ये प्रेरक प्रतिघात ओम में चाहते हैं तो हमें ये प्रेरकत्व डालना पड़ेगा हेनरी में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 100, और 100 का गुणा जब मैं 10 की घात -3 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -1, और 25 का गुणा जब मैं 3.14 से करूँगा तो वो आएगा 78.5 गुणा 10 की घात -1 है ही। तो जो प्रेरक प्रतिघात है उसका मान आ गया 7.85, क्योंकि ये प्रतिरोध है तो उसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये निकल कर आ गया प्रेरकीय प्रतिघात। उसके बाद हमें पता करना है आरएमएस धारा का मान। और ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर वोल्टेज के बारे में कुछ ना बताया जाए तो वो आरएमएस वोल्टेज ही होता है। तो आरएमएस वोल्टेज हमें पता है, धारा का मान हमें पता करना है। तो ये जो हमारा प्रेरक है वो भी ओम के नियम का पालन करता है। आरएमएस वोल्टेज अगर आपको पता है और वो आपने प्रेरक के सिरों पर लगाया तो प्रेरक में एक विद्युत धारा जाएगी जो कि होगी आरएमएस धारा,
और ओम के नियम से जैसे विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, यहाँ भी विभवांतर जो प्रेरक के सिरों पर है वो धारा और उसके प्रतिरोध जो कि प्रेरक के प्रतिघात है उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आरएमएस धारा का मान आएगा 220 बटे में कितना 7.85, और जब 220 को आप 7.85 से विभाजित करोगे तो धारा का आरएमएस मान आएगा 28 एम्पियर। आप इसको विभाजित करके देख लेना, तो हमें दोनों ही चीज़ें पता लग गई, प्रेरकीय प्रतिघात और साथ में उसमें प्रवाहित होने वाली आरएमएस विद्युत धारा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी प्रेरक के सिरों पर हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दें तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, और बिल्कुल एक प्रेरक की तरह ही एक संधारित्र के सिरों पर भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा करके उसका व्यवहार पता कर सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।